So, hi everyone, and welcome back to Geology Concepts. I'm Mrityunjay Singh, and in this video, we are going to start a new series in which we are going to discuss about the national parks of India. Right? So, हम इस सीरीज में नेशनल पार्क्स को पढ़ने वाले हैं. So, अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूं तो there are approximately 107 national parks currently in India. अब फॉर अ बिगनर टू कवर ऑल दी नेशनल पार्क्स कॉम्प्रीहेंसिवली, जिसमें हम स्पीशीज के बारे में डिस्कशन करेंगे या कोई इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर उसके अराउंड है तो उसके बारे में डिस्कशन करना हो, या कोई ऐसी स्पीशीज जो इन नेशनल पार्क से रिलेटेड हो और न्यूज में अभी रिसेंटली वो हाईलाइटेड हो. सो इसको एक क्लास में समझ पाना और इसको कॉम्प्रीहेंसिवली रिटेन कर पाना फॉर द अपकमिंग पेपर इज अ बिट डिफिकल्ट टास्क फॉर द बिगनर्स, राइट? सो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, राइट? सो इस पूरे लेक्चर को आई हैव डिवाइडेड इट इनटू स्मॉल पार्ट्स. तो हम स्टेट वाइज हर एक नेशनल पार्क्स और उनकी स्पीशीज या जोग्राफिकल फीचर्स वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दोज नेशनल पार्क्स हम वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे. Also, by the time we complete all the national parks of India, we will continue this series in respect of wildlife sanctuary. Also, वो भी हम स्टेट वाइज हर एक पर्टिकुलर स्टेट में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे. किस स्पीशीज वहाँ कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो फ्लोरा या फौना की जो इंपॉर्टेंट है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है, जो पेपर में पूछ चुके हैं या पेपर में प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, उसको टैकल करेंगे. एंड देन वी विल कंटिन्यू द सीरीज टूवर्ड्स दी टाइगर रिजर्व्स ऑल्सो. ठीक है, जो जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में उसको भी हम कॉम्प्रीहेंसिवली इस पूरे सीरीज में कवर करेंगे स्टेट वाइज, राइट? सो दिस इज आवर प्लान. एंड पहले हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क से. सो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू द नेशनल पार्क्स की कौन सा नेशनल पार्क्स कौन से स्टेट में है, सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं कि व्हाई नेशनल पार्क्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंट्री. चलो अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं कि इंडिया के नेशनल पार्क्स को वी आर गोइंग टू मार्क देम आउट. बट नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या होते हैं नेशनल पार्क्स, इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सो आपने नाम सुने होंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको इस क्वेश्चन का आंसर एक सिंपल आप डेफिनेशन से या एक सिंपल कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं. जब भी आपने अपने पेपर के लिए इन्वायरमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया होगा या आपने अपनी स्कूल डेज में इन्वायरमेंट को पढ़ा होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी उसमें, फूड चेन, राइट? फूड चेन के बारे में हम सबने सुना है. व्हाट इज फूड चेन? So food chain is a sequence that show how the energy and nutrients flow from one organism to another organism in an ecosystem. ये होता है हमारा फूड चेन, राइट? अब फूड चेन के काफी सारे पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है प्रोड्यूसर्स, जिन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को फूड में कन्वर्ट करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस, जैसे यहाँ पे अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक प्लांट. अब प्लांट एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट है एक फूड चेन में. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहा है और उनको फूड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि प्लांट टेक सोलर एनर्जी, सनलाइट लेते हैं, जिसकी वजह से ये बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये फूड को फूड बनाते हैं अपने लिए, राइट? वेर एज ये वाटर से न्यूट्रिएंट लेते हैं, ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करते हैं, राइट? ये सब कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं. वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सोलर एनर्जी हो गई. एंड इन सारे रॉ नेचुरल सोर्सेस को, रॉ मटेरियल को प्लांट जो है वो कन्वर्ट कर रहा है फूड में, विच इज कंज्यूम्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट? सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फूड चेन, जहां पे हम पढ़ते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में. मोस्टली दे आर हर्बीवोरस दैट ईट प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल रैबिट हो गया, डियर हो गया. यहाँ पे हमने जो आपका डायग्राम है वहां पे आपने ग्रास हॉपर देख सकते हैं. सो इनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर. दे कंज्यूम दी प्लांट्स, जो कि प्लांट्स क्या है, अपना फूड खुद बना रहे. और ग्रास हॉपर्स जो है या रैबिट जो है या डियर जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. देन देर इज अनदर पार्ट ऑफ द फूड चेन जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. नाउ व्हाट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर जनरली कार्निवोरस. दे दैट ईट दी हर्बीवोरस. हर्बीवोरस मतलब जो ऑटोट्रॉप्स को कंज्यूम करके अपना जो फूड है वो बना रहे थे.
ऐसी जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। आप देख रहे हैं ये जो फ्लो है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी का, सनलाइट का जो एनर्जी है वो कैसे सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुंच रही है। ठीक है, ये दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। Then we have tertiary consumers. Tertiary consumers also known as apex predators. इनको predators भी बोला जाता है, apex organisms भी बोला जाता है, right? ये टॉप पे रहते हैं and they eat other carnivores, right? For example, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, vultures हो गए, यहाँ पे आप बर्ड देख सकते हैं, right? Then we have the last part of the food chain which is decomposers, right? Decomposers generally होते हैं बैक्टीरिया और फंगाई। ये क्या करते हैं, डेड प्लांट्स के ऊपर अपना फूड जो है वो मतलब वहां से अपना फूड को सोर्स करते हैं। डेड प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये वहां से अपना फूड जो है वो सोर्स करते हैं। एंड अगेन दे ब्रेक डाउन दीज एलिमेंट्स अगेन इनटू द रॉ फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा जो साइकिल है न्यूट्रिएंट्स का ये कंप्लीट हो जाता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने काफी बार पढ़ा है फूड चेन का। ना फूड चेन इज अ क्वाइट सिग्निफिकेंट टॉपिक। क्यों? फूड चेन सिर्फ हमें यही नहीं बताता है कि कैसे एनर्जी का फ्लो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, बल्कि फूड चेन हमें यह भी बताता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में एक सिग्निफिकेंस है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एक इकोसिस्टम में या एक इन्वायरमेंट में। कैसे? सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। राइट, अब फॉरेस्ट में एक छोटा सा एग्जांपल है। एक हमारे पास फॉरेस्ट में प्लांट्स होंगे, राइट? देन वी हैव डियर्स आल्सो एंड द एपेक्स प्रीडेटर। सपोज हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि टाइगर हमारा जो है फॉरेस्ट में एपेक्स प्रीडेटर है। एक हैबिटेट हमने छोटा सा ले लिया, राइट? नाउ प्लांट्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज को फूड में कन्वर्ट कर रहा है। क्या ये कैपेबिलिटी डियर के पास है? सपोज अगर मैं प्लांट्स को पूरे इकोसिस्टम में से हटा दूं, एक्सटिंक्ट कर दूं या रिमूव कर दूं, तो क्या डियर जो है वो सस्टेन कर पाएंगे? क्या डियर के पास ये एबिलिटी है कि वो वाटर से न्यूट्रिएंट ले ले या सॉइल से न्यूट्रिएंट ले ले या सनलाइट से न्यूट्रिएंट लेके और अपना फूड प्रोसेस कर ले? आप कहेंगे नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? सो प्लांट एक सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का, राइट? ये पावर्स प्लांट के पास है कि वो सनलाइट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये फूड बना सकता है, जो कि डियर नहीं कर सकता, इनफैक्ट टाइगर भी नहीं कर सकता। तो प्लांट्स का क्या है, एक सिग्निफिकेंट प्लेस है हमारे इकोसिस्टम में। वेयर एज अगर मैं बात करूं प्राइमरी कंज्यूमर्स की, यानी कि डियर्स की, फॉर एग्जांपल हमने अपने फॉरेस्ट के एग्जांपल में डियर ले रखा है एक प्राइमरी कंज्यूमर, राइट? तो क्या डियर को रिप्ले अगर हटा दिया जाए तो जो हमारा एपेक्स प्रीडेटर है, क्या वो प्लांट्स पे रह के अपने आप को सस्टेन कर सकता है? प्लांट्स को अपना फूड बना के सस्टेन कर सकता है? टाइगर को आपने कभी प्लांट इनटेक करते हुए नहीं देखा होगा, राइट? उसकी बॉडी वैसे डिजाइंड ही नहीं है। दे आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द डियर्स। जो प्राइमरी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है टाइगर, जो एपेक्स प्रीडेटर है। तो अगर आप डियर को हटा दोगे तो क्या टाइगर सरवाइव कर सकता है? आप कहेंगे नहीं कर पाएगा, राइट? देन इफ आई टॉक अबाउट द एपेक्स प्रीडेटर, तो डियर का भी एक सिग्निफिकेंट आप देख सकते हैं रोल है हमारे इकोसिस्टम में, राइट? वेयर एज अगर मैं टाइगर को हटा दूं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक इकोसिस्टम पे? अब डियर जो है वो सस्टेन कर सकता है प्लांट्स पे, राइट? सो अगर हम टाइगर को हटा दें तो कुछ इम्पैक्ट होगा क्या फॉरेस्ट के इस छोटे से हैबिटेट पे? यस। अभी आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर एक प्लांट है उसको खाने के लिए अगर एक डियर है हमारे पास, और अगर हमने टाइगर को हटा दिया इस इकोसिस्टम में से, तो अब इस एक प्लांट्स को खाने के लिए सपोज हम मान के चलते हैं कि 3 to 4 डियर्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा इसी हैबिटेट में, डियर्स के बीच में या रैबिट के बीच में या फ्रॉग के बीच में या ग्रास हॉपर के बीच में, राइट?
इनके बीच में क्या पड़ जाएगा, इनके हैबिटेट में ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, एंड विच लीड्स टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहाँ पे भी आपका जो इकोसिस्टम है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो एक डिसबैलेंस क्रिएट कर लेगा। सो हर एक एलिमेंट का, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फूड चेन में, एक इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इसमें से एक को भी हटा देते हैं तो आपका जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा बिफोर स्टार्टिंग द नेशनल पार्क्स। ये हमें बताता है कि व्हाई नेशनल पार्क्स आर इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर ये किसी भी वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाता है या ये रिस्क पे आ जाते हैं एक्सटिंक्शन के, तो हमारा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। सो टू मॉनिटर दिस प्रॉब्लम कि कोई ऐसी स्पीशीज जो है वो एनवायरमेंट से एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रही है जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है, इसको मॉनिटर करने के लिए और इसके लिए एफर्ट्स करने के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। शॉर्ट फॉर्म इसका IUCN है, राइट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। आप चाहे यूपीएससी का पेपर दें, चाहे आप कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पेपर दें, चाहे आप स्टेट पीसीएस के पेपर दें, एसएससी का दें, वट एवर द कॉम्पिटिशन यू आर गिविंग, कभी कभार आपसे इन इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में क्वेश्चन फ्रेम कर देता है, राइट। सो इस क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अ डिटेल्स ऑफ IUCN कि कैसे काम करता है या किस किस एरिया में काम करता है। वी आर ओनली फोकस ऑन सम स्टैटिक पार्ट्स जो आपके नेशनल पार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IUCN एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स इन द फील्ड of nature conservation and sustainable use of natural resources। सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब किसी भी नेचुरल रिसोर्स को ऐसे यूज करना कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उससे बेनिफिट ले पाए। सपोज अगर आपके पास एक बॉटल वाटर है सिर्फ, ठीक है, एंड इफ यू ड्रिंक इट ऑल, आप सारा पानी पी जाते हैं, तो क्या दूसरे उसका फायदा उठा पाएंगे? क्या नेक्स्ट जनरेशन उसका फायदा उठा पाएगी? क्या आपके रिलेटिव्स उसका फायदा उठा पाएंगे? नहीं। तो हमें वाटर को कुछ ऐसे कंज्यूम करना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी इस वाटर का फायदा उठा पाए, उनको भी इसके बेनिफिट्स पता हो, उनके लिए भी कुछ पानी बच जाए, राइट। सो ऐसी ही नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करने का जो एक साइंटिफिक अप्रोच है IUCN हमें बताता है। कैसे बताता है? IUCN एक ऐसी बॉडी है जो डाटा कलेक्ट करती है फ्रॉम वेरियस मेंबर्स, जो इसके देर आर अप्रोक्सीमेटली 1400 प्लस मेंबर्स ऑफ IUCN, ठीक है, जिसमें हमारे कुछ स्टेट्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, राइट, ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिफिक बॉडीज हो गई। सो दे डू रिसर्च और इनका जितना भी डाटा का इनपुट होता है ये IUCN को देते हैं। एंड जो भी इसके आउटकम निकलते हैं डाटा को एनालाइज करने के बाद कि कैसे हम किसी भी एक नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं या सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं, IUCN उसको शेयर करता है विद देयर मेंबर्स कि हमें इस पर्टिकुलर स्पीशीज को बचाने की जरूरत है या इस पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने की जरूरत है, इसका जो पॉपुलेशन साइज है स्पीशीज का ये कम होता चला जा रहा है, राइट। सो IUCN एक ऐसी इंटरनेशनल यूनियन है, राइट। What you have to remember for the paper is it is established in 1948। ये आपको डेट याद रखनी है। इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका हेडक्वार्टर, राइट। नेचर कैसा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट भी इसका पार्ट है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट मेंबर्स भी इसका पार्ट है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज की जितनी भी गवर्नमेंट्स है वो भी इसमें वर्क करती हैं, और नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स, एनजीओज, इंडिजीनियस पीपल, साइंटिफिक बॉडीज भी इसका पार्ट बनती हैं। सो आप समझ पा रहे होंगे कि IUCN कितना इंपॉर्टेंट हमारे पास एक इंटरनेशनल यूनियन है, राइट। सो इसका हेडक्वार्टर और इसका एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है फॉर द पेपर। अब IUCN एक इंपॉर्टेंट बॉडी, हमने समझा कि IUCN क्यों इंपॉर्टेंट बॉडी है, कि ये जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि फूड चेन में कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सिग्निफिकेंट रोल है, IUCN उसको मॉनिटर करता है। और अगर इनमें से किसी भी एक ऑर्गेनिज्म
में कुछ भी फ्लक्चुएशन आता है, सपोज पॉपुलेशन में फ्लक्चुएशन आता है या कोई डिजीज आने वाली है या रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन हो जाता है, तो आईयूसीएन उसको मॉनिटर करके और उसके लिए कुछ मेजर्स निकालता है कि हम ऐसी इन जो ऑर्गेनिज्म है इनको ऐसे हम कंजर्व कर सकते हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं इंडिया और आईयूसीएन के रिलेशनशिप की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया एक वेल्दी कंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। राइट, फ्लोरा और फौना के रिस्पेक्ट में इंडिया एक हमारी कैसी कंट्री है, एक वेल्दी कंट्री है। अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 1500 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ओनली वेस्टर्न घाट में। राइट, सो जित इतना रिच जो हमारे पास ये वेल्थ है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, तो हमारे जो रिलेशन है आईयूसीएन से वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। राइट, सो इसी को आपको याद रखना दैट इंडिया इज अ स्टेट मेंबर ऑफ आईयूसीएन सिंस 1969। राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर टू डेट्स। एक तो आईयूसीएन कब स्टैब्लिश किया गया था, 1948 में। राइट, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, एंड इंडिया इसका एक स्टेट मेंबर बनता है इन 1969। और यहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, राइट, इट सर्व्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर द एक्टिविटीज ऑफ आईयूसीएन इन इंडिया। फाइन, यहाँ की जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, ये जो आईयूसीएन की एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं आईयूसीएन के, ये सारे किसके अंडर आते हैं, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की। राइट, सो दीज आर स्मॉल पॉइंट्स विच यू हैव टू नोट इन योर पेपर। राइट, सो ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आप ये जो यूपीएससी आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करने लग गया है, तो एक ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार पेपर में दे देता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन्ड इट हियर। नाउ आईयूसीएन का एक हेडक्वार्टर भी, इंडिया कंट्री ऑफिस भी स्टैब्लिश किया गया है 2007 में न्यू दिल्ली में। राइट, ये भी याद रखना है आपको। और इंडिया और आईयूसीएन का जो है वो काफी थीम्स पे जो है वो कोलैबोरेशन होता है, जैसे रेड लिस्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, इकोसिस्टम बेस्ड एडेप्टेशन, राइट, project on biodiversity conservation, wetland management, specific species conservation like tiger, एलिफेंट, जितने भी हमारे की स्टोन स्पीशीज हो गई या अम्ब्रेला स्पीशीज हो गई। राइट, प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले, नेशनल पार्क्स। राइट, सो ये सारी चीजों के ऊपर इंडिया और आईयूसीएन का जो है वो कोलैबोरेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है। नाउ आईयूसीएन के पास और बहुत सारी थीम्स है जिनके ऊपर वो वर्क करता है। राइट, सो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कैपेसिटी डेवलपमेंट हो गया। गवर्नेंस, इक्वालिटी एंड राइट हो गया, साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज एंड प्राइमरी फॉरेस्ट्स हो गए। राइट, सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स ऑन विच आईयूसीएन वर्क्स बेसिकली। अभी हमने बात करी थी कि इंडिया और आईयूसीएन का एक कोलैबोरेशन होता है ऑन दी रेड लिस्ट। अब ये रेड लिस्ट होती क्या है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रिलेवेंट है हमारे आज के करंट टॉपिक से। ठीक है, जो हम नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ आईयूसीएन की जो ये रेड लिस्ट है, ये रेड लिस्ट बेसिकली आईयूसीएन निकालता है ऑफ द थ्रेटेंड स्पीशीज इन मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ एक्सटिंक्ट रिस्क एनिमल्स लाइक फंगाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। राइट, सो बेसिकली जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे स्कूल्स में, राइट, हमारी क्लास टीचर के पास एक लिस्ट हुआ करती थी जिसमें कुछ डिवीजन क्रिएटेड रहते थे कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, सपोज ये टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं जो स्टडीज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, then there are some mediocres also, right, and then there are students which need extra attention in the class। तो मैम क्या करती थी, ऐसे इन स्टूडेंट्स को क्लासरूम में सबसे आगे बिठा देती थी।
राइट, ताकि इनके साथ इंटरेक्शन होता रहे, इनका कंसंट्रेशन बना रहे क्लास में, एंड दे कैन मैच दी स्केल्स विद दी अदर स्टूडेंट्स, राइट। ऐसी रेड लिस्ट है जो आईयूसीएन निकालता है। आईयूसीएन क्या निकालता है कि हमारे पास अब से, जैसे हमने फॉरेस्ट का एग्जांपल लिया था, फॉरेस्ट में आप क्या मानते हैं कि प्लांट्स को और डियर को और टाइगर को इक्वल कंजर्वेशन एफर्ट्स चाहिए? आप कहेंगे नहीं सर, प्लांट्स का जो पॉपुलेशन साइज है वो हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो उसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स थोड़े कम चाहिए होंगे। डियर, एज कंपेयर टू डियर, डियर का जो पॉपुलेशन साइज है वो प्लांट से थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए पॉपुलेशन साइज कम हो सकता है, या दूसरे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से डियर में थोड़ा सा ज्यादा हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, एंड टाइगर के लिए तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे टू कंजर्व देम, राइट। सो देर इज सर्टेन इनइक्वालिटी, राइट। जैसे हमने क्लासरूम का एग्जांपल लिया कि कुछ बच्चों को जो है एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत पड़ती है, कुछ बच्चे वैसे ही कोप अप कर सकते हैं, कुछ बच्चे तो पहले से ही एक्सीलेंट होते हैं, राइट। सो यही डिवीजन जो है रेड लिस्ट में भी आपको देखने के लिए मिलता है, कि कुछ जो स्पीशीज है एनिमल की, फंगाई की या प्लांट की, ये एक्स्ट्रा रिस्क में है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ये प्लांट, एनिमल, फंगाई की स्पीशीज दे कैन सर्वाइव, तो इनको एक प्रोटेक्टेड एरिया की जरूरत है, राइट। और कुछ प्लांट और फंगाई स्पीशीज जो है वो दे आर इन अबंडेंस, तो इनके ऊपर दे आर लीज कंसर्न्ड, ठीक है ना, तो इनके ऊपर ज्यादा आपको कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, आईयूसीएन की लिस्ट को रेड लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, होप आपको समझ आया होगा। मूविंग अहेड, स्पीशीज आर क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द IUCN Red List category depending on the risk of extinction. For each species on the list, the IUCN provides information on the, अब ये जो रेड लिस्ट में ये कैटेगरीज कैसे डिवाइड होती हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो देर आर सर्टेन पैरामीटर्स, जैसे मैम कैसे डिवाइड करती थी क्लास में, एक टेस्ट लेके कि ये बच्चे जो हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बच्चे मीडियोकर्स हैं एंड दे नीड स्पेशल अटेंशन, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। वैसे ही आईयूसीएन क्या करता है, देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया जाता है कि दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट। आगे हम काफी सारी स्पीशीज की बात करेंगे, वहां पे आपको ये समझ आएगा, राइट। सो इन पैरामीटर्स को भी लिख लीजिए, कभी कभार यूपीएससी में आपसे पूछ सकता है, राइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्पीशीज ग्लोबली, पहला तो क्राइटेरिया ये है कि इनका, इन स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबली कितना है। फिर लोकल पॉपुलेशन साइज, लोकल पॉपुलेशन साइज कितना है हैबिटेट में, इकोलॉजी एंड ग्लोबल यूज और ट्रेड इन द स्पीशीज दैट treat threat it faces and the conservation action that are being implemented to protect it, ठीक है। ये कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, याद रखिएगा कहीं कहीं बुक्स में आपको सिर्फ एनिमल्स के लिए रेड लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, बट आईयूसीएन तीनों के लिए जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट निकालता है, एनिमल हो गया, फंगाई हो गया या प्लांट हो गया, राइट। सो ये जो डाटा है, ये जो डाटा लिया गया है, ये टेक्स्ट लिया गया है ऑफिशियल साइट से, आईयूसीएन की ऑफिशियल साइट से, वहां पे जाके भी आप ये सिमिलर थिंग आप पढ़ सकते हैं, राइट। मूविंग अहेड, अब सपोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी स्पीशीज ग्लोबली एंड लोकल पॉपुलेशन, ये दो फैक्टर्स हैं। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास आता है कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग। अब इसका जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलता है, कश्मीर रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या होगा, इट कैन बी कंसीडर्ड इनटू द एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। इसको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज का पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लोबल पॉपुलेशन इतना नहीं है। लोकल पॉपुलेशन ऑल्दो वेरी कर रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कश्मीरी स्टैग को क्या मान सकते हैं, एक एंडेंजर्ड स्पीशीज मान सकते हैं। जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ ऐसी स्पीशीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो क्या हो सकता है, एंडेंजर्ड हो, वनरेबल हो, नियर थ्रेटेंड हो, लीज कंसर्न हो। देयर आर 9 कैटेगरीज, ठीक है। सो मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं
हमने कुछ ऐसा, जो IUCN ने कुछ ऐसा आपको डायग्राम बना के दिया है, जिसमें देर आर 9 कैटेगरीज। ठीक है, 7 इसमें कुछ टॉप प्रायोरिटीज की होती है, और इसके बाद खत्म होने लग जाती है। तो अगर EX लिखा है किसी भी स्पीशीज के आगे, तो इट इज एक्सटिंक्ट, ये खत्म हो चुकी है, राइट। एक्सटिंक्ट, नो नोन इंडिविजुअल इज रिमेनिंग। अगर किसी भी स्पीशीज के आगे, जब हम आगे बात करेंगे, तो कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। देन वी हैव एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, सर्वाइव ओनली कैप्टिव और आउटसाइड इट्स नेचुरल रेंज। जैसे हम जू बनाते हैं, राइट, उसमें कुछ स्पीशीज को रखते हैं जो वाइल्ड में जो है वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं। उनका पॉपुलेशन साइज इतना कम हो चुका है कि वो वाइल्ड में सरवाइव नहीं कर सकती, उनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चाहिए। ठीक है, तो EW क्या होता है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, राइट। सो ये चीज आप याद रखेंगे। देन वी हैव क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। तो आप बताइए, सबसे ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स किसके लिए मारने पड़ेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज के लिए आप कंजर्वेशन एफर्ट्स मारेंगे, या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड के लिए, या क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब जिसे सबसे ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का? तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे कि वी शुड गो फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड ऑल्सो फॉर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ठीक है, इन दो जो स्पीशीज इन दो कैटेगरीज में आएंगी, उनके ऊपर हमें ज्यादा कंजर्वेटिव एफर्ट्स डालने चाहिए, राइट। एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब उसको वापस लाने के लिए तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसे डोडो हो गया, या फिर इंडिया में हमने वल्चर्स पे ध्यान नहीं दिया, राइट। हमने काफी सारी ऐसी स्पीशीज पढ़ी होंगी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अर्थ से, राइट। सो उन पे कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड को बचाया जा सकता है, जो खत्म होने वाला है उसको बचाया जा सकता है। देन वी ऑल्सो हैव एंडेंजर्ड स्पीशीज। इनके थोड़े से सिंबल्स अगर आप याद कर पाए तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, endangered species, very high risk of extinction in the wild. Then we have vulnerable. Similarly, vulnerable, high risk of extinction in the wild. Vulnerable हो गया, right. Near threatened, likely to become endangered in near future. Endangered क्या है? Very high risk of extinction in the wild. और anti क्या होता है? Near threatened. Then we also have least concern, data deficit, and not well evaluated. So these are the 9 categories on which IUCN divides the animal, plants and fungi. ठीक है, इसमें से कुछ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकती है, कुछ लीस्ट कंसर्न हो सकती हैं, कुछ डाटा डेफिसिट हो सकती है, नॉट इनफ डाटा टू एसेस द रिस्क। ठीक है, नॉट इवेल्युएटेड स्पीशीज हैज नॉट येट बीन असेस्ड, तो ऐसी भी कुछ स्पीशीज हैं। These category helps in prioritizing the conservation efforts globally. ठीक है, जैसे जैसे हम स्पीशीज के बारे में पता करते रहते हैं और उनको इस जो डिवीजन है इसमें डालते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, तो वैसे वैसे हम उसके ऊपर कंजर्वेशन एफर्ट्स डालते रहते हैं। देर आर ऑल्सो सम कैटेगरीज विच इज लेड बाय द IUCN। ठीक है ना, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो देर आर सर्टेन कैटेगरीज जो IUCN ने भी रखी गई हैं, टाइप्स ऑफ एरिया के लिए और कैटेगरीज के सिंबल्स, राइट। ऑब्जेक्टिव, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली कैटेगरी है फर्स्ट ए, स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व्स। यहाँ पे हम पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं नेचर के, राइट। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो फॉर जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मिनिमल ह्यूमन इम्पैक्ट। ठीक है, तो आप जितना नीचे जाते रहेंगे उतने जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो कम होते रहेंगे। तो सबसे पहले में क्या है? स्ट्रिक्ट एरियाज हैं, यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। फर्स्ट है, इनकी कैटेगरीज को आप याद कर लीजिएगा। यहां से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, बट इन फ्यूचर यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, सो ये कैटेगरीज किसके थ्रू डिफाइन की गई है? IUCN के थ्रू डिफाइन की गई है कंजर्वेशन एफर्ट्स डालने के लिए। ठीक है ना, अगर हम किसी भी स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी कभार हमें ऐसा करना पड़ता है कि पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, या कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज के एरिया को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, राइट।
सो इसके लिए कुछ टाइप्स ऑफ एरियाज डिफाइन किए गए हैं, उनकी कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। आप जितना नीचे जाते रहेंगे इसमें, राइट, उतना स्ट्रिक्टनेस लेवल जो है, उतने कंजर्वेशन लेवल्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, राइट। देन फर्स्ट बी, wilderness area, large and unmodified area retaining natural characteristic without permanent or significant human habitation, ये याद रखेंगे। देन थर्ड पे आपको जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आर द प्रोटेक्टेड large scale ecological process species and ecosystem compatible with educational and recreational activities, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हैबिटेट एंड स्पीशीज मैनेजमेंट में हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे एरियाज को डिफाइन किया गया है, राइट। हम तो अपना जो कैटेगरी है वो डिफाइन करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के लिए, ठीक है ना, WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से। बट हाँ, ये जो कैटेगरीज है ये डिफाइन की गई है बाय द IUCN, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि नेशनल पार्क्स IUCN की कैटेगरी में कौन से नंबर पे आते हैं, सेकंड में, ठीक है ना। वहीं अगर मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करूं तो ये आता है फोर्थ पे, राइट। सो जितना आप नीचे चलते रहेंगे उतना आपके कंजर्वेशन एफर्ट्स जो है वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस लेवल, आप अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो स्ट्रिक्टनेस लेवल बढ़ता है, राइट की तरफ जाते हैं तो स्ट्रिक्टनेस लेवल कम होता है, राइट। जैसे हम साइंस में लिटमस पीएच वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, राइट। सो वैसी इन्वायरमेंट में ये स्ट्रिक्टनेस लेवल का एक स्केल है जो IUCN ने डिफाइन किया है, राइट। मूविंग अहेड, अब आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। सो ये कॉमन कुछ ऐसे नेम्स हैं जो आप रेगुलरली अपने पेपर में या न्यूज़पेपर में आप देखते रहते हैं, राइट। सो हम नेशनल पार्क्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं इन तीनों में, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वो नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो। ऑल्दो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये हम किसी और क्लास में डिटेल में कवर करेंगे, राइट। बट हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर ये स्लाइड आपको थोड़ा सा इनसाइट देगी, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं पर्पस की। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, वेयर एज अगर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूं तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है पूरे इकोसिस्टम को। अब आप थोड़ा सा IUCN की कैटेगरी से को रिलेट कर पा रहे होंगे। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे आप नीचे चलते रहेंगे आपका स्ट्रिक्टनेस लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा, राइट। सो नेशनल पार्क्स जो है वो थोड़ा मोर स्ट्रिक्ट एरियाज आप देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है, जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो इतने हाई लेवल पे नहीं होगा एज कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्ट एंटायर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती है इन जनरल अगर हम बात करें तो, राइट। वेर एज बायोस्फीयर रिजर्व अगर आपको देखना चाहें तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी विद सस्टेनेबल यूज बाय लोकल्स, राइट। ऑल्दो बायोस्फीयर रिजर्व्स को हम किसी और कैटेगरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप थोड़ा सा जो अपना कंसंट्रेशन है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स पे रखिए। लीगल स्टेटस की अगर बात की जाए, लीगल स्टेटस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन से एक्ट से मिलता है? प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सेम है नेशनल पार्क्स को लिए भी, प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। इस एक्ट के थ्रू हम अपने नेशनल पार्क्स को डिफाइन करते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिफाइन करते हैं, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो इट इज अ प्रोग्राम अंडर यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर, जो प्रोग्राम यूनेस्को के थ्रू रन किया जाता है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें हम इनको मार्क आउट करते हैं कि ये जो जगह है ये बायोस्फीयर रिजर्व होगी। यूनेस्को का इसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस रहता है। बाकी ये जो दो आप पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स, ये IUCN में जब आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं तो इन दोनों का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, ऑलरेडी पूछा गया है काफी बार, आगे भी आपसे काफी बार पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में
लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, जो आपके कैटल्स वगैरह होते हैं, डोमेस्टिकेटेड कैटल्स, उनकी ग्रेजिंग अलाउड होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, लिमिटेड, राइट। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। वेर एज अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं, तो नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन दी नेशनल पार्क, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट एरिया है, बिल्कुल आप एंटर नहीं कर सकते हैं, राइट। बायोस्फीयर रिजर्व में देर आर डिफरेंट जोन्स, ठीक है ना, कोर हो गया, बफर हो गया, राइट। सो देर आर डिफरेंट जोन्स जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जोनल आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग बायोस्फीयर, एक बायोस्फीयर में काफी सारे जोन्स होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके स्ट्रिक्टनेस लेवल होते हैं, या ह्यूमन इंटरेक्शन अलाउड होता है डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। कोर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, बफर और ट्रांजिशन जोन्स में थोड़े थोड़े आपके ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो अलाउड किए जा सकते हैं, राइट। सो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, कोर, बफर, ट्रांजिशन जोन्स। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड, ये स्ट्रिक्टली फिक्स्ड नहीं होती है, एंड कैन बी चेंज्ड बाय द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट जो है आपका, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे अगर हम अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, तो स्टेट जो है वो बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फिक्स्ड। वेयर एज नेशनल पार्क्स की जो बाउंड्रीज होती हैं, दे आर फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको चेंज कर सकती है, इट इज नॉट इजी टू चेंज इट, राइट। नेशनल पार्क्स की बाउंड्रीज को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्ट्रिक्टनेस लेवल नेशनल पार्क्स का ज्यादा है, तो कोई भी एरिया अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वो नेशनल पार्क बन सकता है, ठीक है ना। अगर वहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज्यादा नीड है तो उसको नेशनल पार्क्स बनाया जा सकता है, बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, राइट। इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। नेशनल पार्क से आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वापस नहीं बना सकते, तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। वेयर एज कोर फोकस देखें तो एनिमल प्रोटेक्शन पे होता है, और इसका क्या होता है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, पूरे प्लांट्स, एनिमल, लैंडस्केप, फंगाई, बैक्टीरिया, जितने भी उस हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उस इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनका प्रोटेक्शन नेशनल पार्क्स में होता है। वेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कभी कभार स्पेसिफिक स्पीशीज ओरिएंटेड हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। तो ये भी चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओनरशिप ऑफ लैंड की अगर बात की जाए, कैन बी प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड, ठीक है, ये हमेशा गवर्नमेंट ओन्ड होती है ओनली, राइट। टूरिज्म की बात की जाए, यूजुअली परमिटेड अंडर रेगुलेशंस। नेशनल पार्क्स की बात करें तो हाईली रेगुलेटेड एंड लिमिटेड। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि टूरिज्म या ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ही लिमिटेड रहती हैं, एक्सट्रीम केसेस में ही ह्यूमन इंटरेक्शन नेशनल पार्क्स में किया जाता है, राइट। एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय दी फॉरेस्ट रेंजर्स, और जितना भी हमारा फॉरेस्ट का जो फोर्स है, जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रहती है हमारे कंट्री में, वो इनको रेगुलेट करते हैं, राइट, उनको मॉनिटर करके रखते हैं, राइट। वेयर एज एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल आप यहाँ पे अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, और नेशनल पार्क से एग्जाम्पल जैसे हो गया जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, गिर नेशनल पार्क्स एंड मेनी मोर, जो हम अब आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो दीज वर द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्क्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखिए, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, बट एक नेशनल पार्क को वापस से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। सो दिस इज द बेसिक, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। इसके ऊपर यू हैव टू बिल्ड योर नॉलेज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम स्टेट वाइज नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे, एक एक नेशनल पार्क्स में देखेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, क्या स्पेसिफिक वहां की स्पीशीज को आपको ध्यान रखना है फॉर द अपकमिंग पेपर। साथ ही साथ हम फिर जब हमारे नेशनल पार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जो करंट अफेयर्स में जो स्पीशीज रहेंगी उनको भी हम एलोकेट करेंगे कि ये स्पीशीज यहाँ पे इंपॉर्टेंटली आप मार्क कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू अ कॉम्प्रीहेंसिव आइडिया कि कैसे आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, राइट। सो मूविंग अहेड, अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, राइट। सो नेशनल पार्क्स आर नोटिफाइड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेट मी इरेज इट एंड यूज अ हाईलाइटनर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दैट नोटिफाइड बाय द स्टेट एंड सेंटर। नेशनल पार्क्स किस कैसे नोटिफाई किए जा सकते हैं, सेंटर और स्टेट के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल फ्लोरा और फौना के बेसिस पे, जियोमॉर्फोलॉजिकल और जूलॉजिकल एसोसिएशन, और इंपॉर्टेंट नीड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड
propagating or developing the wildlife therein or its environmental. A national park is the highest level of protection that can be given to an area under Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जब हमें किसी एरिया को देनी होती है तो हम उसको नेशनल पार्क्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेशनल पार्क्स कौन डिस्क्राइब करता है? स्टेट भी कर सकता है कि ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क का है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी एरिया को क्या कर सकती है, स्पेसिफाई कर सकती है कि ये जो एरिया है इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी ये बाउंड्रीज होंगी, ये इकोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल की रीजन की वजह से हम इसको नेशनल पार्क बना रहे हैं। अंडर किसके अंडर, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प से 1972। राइट, ये आप याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम किसी और क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, खैर मूविंग अहेड, अब हम स्टेट वाइज जो है अपने नेशनल पार्क्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नेशनल पार्क हम सबसे नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, यूटी से। राइट, ले लद्दाख में आपका सबसे पहला नेशनल पार्क पड़ता है विच इज हेमिस नेशनल पार्क। राइट, हेमिस नेशनल पार्क है लोकेटेड वेस्ट बैंक ऑफ इंडस रिवर के वेस्ट में लोकेटेड रहता है। इसको हम पूरे मैप पे भी देखेंगे एक बार। ठीक है, द नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर द पॉपुलर मॉनेस्ट्री के नेम पे इसका नाम रखा गया है। राइट, हेमिस मॉनेस्ट्री। यहाँ पे बहराल और स्नो लेपर्ड्स आर सम ऑफ द स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट प्रोवाइड्स द मच डिजर्व ग्लोबल रिकॉग्निशन टू दिस प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट, बहराल और स्नो लेपर्ड यहाँ की दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। साथ साथ आपको दो और इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे याद रखनी है जो भी रिसेंटली न्यूज में भी रही हैं, टिबेटियन वुल्फ और स्नो लेपर्ड। राइट, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कैटेगरी डिफाइन की गई है। जैसे टिबेटियन वुल्फ क्या है, एक वर्नेबल स्पीशीज है। राइट, स्नो लेपर्ड क्या है, वर्नेबल स्पीशीज है। दे हैव रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, तो हमें यहाँ पे कंजर्वेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। राइट, सो एक नेशनल पार्क की यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस है इन स्पीशीज को बचाने के लिए, इनके हैबिटेट को बचाने के लिए, इस इकोसिस्टम को बचाने के लिए। राइट, सो मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। सबसे पहला हमने लद्दाख में देखा, नाउ वी विल कम टू जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में काफी सारे हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क भी बोला जाता है। राइट, इसको याद रखिएगा, सिटी फॉरेस्ट भी इसका नाम है, सलीम अली नेशनल पार्क भी इसका नाम है। राइट, सलीम अली नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन श्रीनगर। श्रीनगर में ये नेशनल पार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जैसे कश्मीरी स्टाग, जिसकी हमने एक एग्जांपल में बात भी करी थी। राइट, हिमालयन मोनाल जो एक बर्ड है यहाँ की। राइट, मेल और फीमेल आप देख सकते हैं अलग अलग, क्या ब्राइट कलर्स में, जो फीमेल का जो ब्राइट कलर्स है आप ये देख सकते हैं, मेल के जो ब्राइट कलर्स है आप ये देख सकते हैं, फीमेल का आप ब्राउन कलर में आपको देखने के लिए मिलती है। दे आर लीस्ट कंसर्न, इनका अगर IUCN स्टेटस देखे तो रेड लिस्ट में, तो ये लीस्ट कंसर्न में आपको देखने के लिए मिलेगी। वेयर एज कश्मीरी स्टैग ये आपको देखने के लिए मिलेगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है ना, तो इसका रिस्क है एक्सटिंक्शन। सी इसका आपके पास एक प्रॉपर इमेज भी नहीं है विकिपीडिया पे। सो ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसके लिए हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। राइट, सो और भी बहुत सारी यहाँ पे वेराइटी मिलती है इस नेशनल पार्क में, जैसे कश्मीरी स्टैग हो गया, मस्क डियर हो गया। राइट, हिमालयन ब्लैक बेयर हो गया। मस्क डियर आपको उत्तराखंड में भी आपको देखने के लिए मिलता है। राइट, तो मस्क डियर आप इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सी इफ यू सी एनी स्पीशीज, और आप जैसे हमने यहाँ पे काफी सारी स्पीशीज के बारे में लिख रखा है, सो यू कैन गो एंड गूगल इट। आप इनका IUCN स्टेटस देख सकते हैं कि कैसा इनका IUCN स्टेटस है। यहाँ पे हम सिर्फ इंपॉर्टेंट स्पीशीज को ही डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो अगर मैं हर एक स्पीशीज का IUCN स्टेटस डिस्कस करने लगूंगा तो आपके हर एक पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा लेंथ, मतलब उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। राइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको हर एक स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कस कर पाए। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं इन नेशनल पार्क्स के, जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे मिलती है। आप इनको जाके यू कैन इजिली गूगल इट, आपको विकिपीडिया पे इनका IUCN स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, बट हाँ, ये जो स्पीशीज यहाँ पे मेंशन्ड है आपको ये ध्यान में रखनी है फॉर योर पेपर। ठीक है, फॉर योर अपकमिंग पेपर। फ्लाइंग फॉक्स हो गया, स्नो कॉक हो गया, मोनाल हो गया, मोनाल को हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। राइट,
मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। दूसरा नेशनल पार्क है हमारा दाचिंगम, दाचिंगम नेशनल पार्क। दाचिंगम नेशनल पार्क whose name literally stand for 10 villages, राइट। दाचिंगम का क्या मतलब है? 10 विलेज। फॉर 10 विलेज दैट वर relocated for its formation हैज सम ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे आपको फ्लोरा एंड फौना की बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, राइट। द हैबिटेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, meadows, waterfall, which enables a thriving population of animal, birds and plant। यहाँ पे आपको एक स्पीशीज याद रखनी है, येलो बिबल्ड ब्लू मैकपी, राइट। सो ये जो येलो बिल्ड ब्लू मैकपी है, ये कैसी कैटेगरी में आती है? लीज कंसर्न की कैटेगरी में आती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन उत्तराखंड, जो चौपता रीजन है उत्तराखंड में, ये वहां पे भी आपको प्रोमिनेंटली मिलती है। सी, ये जो स्पीशीज है ये सिर्फ इन्हीं एरियाज में प्रोफाउंडली नहीं मिलती हैं, मतलब इनका जो हैबिटेट है वो कोल्डर रीजन्स में ज्यादा है, ठीक है। दाची गम में इनकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ लिमिटेड है दाची गम में ही, ठीक है। तो आपको ये उत्तराखंड में भी मिलेगी, जम्मू कश्मीर में भी मिलेगी। इन शॉर्ट, ये जितनी भी हम स्पीशीज पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको ये याद रखना है, जब अगर ये आपके पेपर में कभी आती हैं, तो आप एटलीस्ट ये एलिमिनेट कर पाए कि हाँ, ये जो स्पीशीज है इनका रीजन क्या है? नॉर्दर्न रीजन है, हिमालयाज के पास है, ठंड का रीजन जो है इनका हैबिटेट है, राइट। जैसे अभी हमने एक कश्मीरी स्टैग पढ़ा, राइट। कश्मीरी स्टैग पढ़ा। नाउ दिस कश्मीरी स्टैग इज ऑल्सो नोन एज हंगुल। हंगुल भी बोला जाता है इस कश्मीरी स्टैग को। तो ये जो कश्मीरी स्टैग है ये दाची गम में भी आपको मिलेगा। हमने ये देखा है कि ये सिटी फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है, बट ये ओनली लिमिटेड टू सिटी फॉरेस्ट नहीं है, ये दाची गम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ की एक प्रोमिनेंट स्पीशीज जो दाची गम में आपको याद रखनी है वो है येलो बिल्ड ब्लू मैकपी, राइट। सो इट इज अ वेराइटी ऑफ बर्ड विच इज फाउंड इन दीज रीजन्स, और ये ठंड के रीजन में मिलती है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपका कैसा है? लीस्ट कंसर्न्ड है, राइट। सो देर आर ऑल्सो अदर स्पीशीज, स्नो लेपर्ड और ये सारी चीजें आपको और जगहों पे भी मिलती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर स्नो लेपर्ड आया है तो आप किसी वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क में या राजस्थान के नेशनल पार्क में आप उसको मार्क ना करके आए, राइट। सो ये थोड़ा सा आइडिया आपको रखना है। हंगुल, कभी कभार कश्मीरी स्टैग को हंगुल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। इसमें से आपको मेजरली वो स्पीशीज याद रखनी है जो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या वर्नेबल स्टेट में है, राइट। सो लीस्ट कंसर्न, ये जो स्पीशीज है ये बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ये इन रीजन में इसको, इट इज अ वेराइटी ऑफ बर्ड और ये इन रीजन्स में फाउंड होती है, ठीक है। चौपता उत्तराखंड, आपका जम्मू कश्मीर, तो ये ठंड के इलाकों में जो पाए जाने वाली जो बर्ड की स्पीशीज है उसमें से एक ये भी है, येलो बिल्ड ब्लू मैकपी, राइट। मूविंग अहेड, अब आगे बात करते हैं। वी हैव काजीनाग नेशनल पार्क ऑल्सो। नाउ काजीनाग नाग नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? बारामूला, कश्मीर का जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है काजीनाग, राइट। एरिया है जो बारामूला, वहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे द पार्क कंप्राइजेस ऑफ 2 सेंचुरीज, एक लिम्बर सेंचुरी है यहाँ पे और एक लाचीपुरा सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, राइट। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हम डिस्कस करेंगे जैसे ही हमारे नेशनल पार्क कंप्लीट हो जाएंगे। देन अगेन वी कम बैक टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट। सो इनको भी हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे अच्छे से, कौन कौन सी स्पीशीज या कौन कौन से प्लांट के स्पीशीज या उनसे रिलेटेड कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमें पढ़ना चाहिए उसको हम कवर करेंगे। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? काजीनाग में एक इंपॉर्टेंट एनिमल की स्पीशीज मिलती है, डियर की स्पीशीज मिलती है, मरखोर, मरखोर या मरखुर, इसे मरखुर भी बोला जाता है, मरखोर भी बोला जाता है, राइट। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, इसका जो हॉर्न है वो किस शेप में है? स्क्रू हॉर्न गोट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। स्क्रू हॉर्न गोट, राइट। सो इसके आपके जो ये हॉर्न देख रहे हैं ये स्क्रू की शेप में है, राइट। इट इज नियरली थ्रेटेंड, राइट, नियरली थ्रेटेंड। इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस देखें तो ये नियरली थ्रेटेंड स्पीशीज में आता है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पे और स्पीशीज भी मिलती हैं, बट यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो आपके पेपर में आ चुकी है या आ सकती हैं, राइट। एक और स्पीशीज आपको याद रखनी है,
जो कि एंडेंजर्ड है, जो काजीनाग में पाई जाती थी, वाइट बिलिड मस्क डियर, राइट। सो मस्क डियर हमने पढ़ा है कि ये उत्तराखंड का भी एक स्पेशल स्पीशीज है, ये उत्तराखंड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बट ये वाइट बिल्ड बेलीड मस्क डियर, इसकी जो बेली होती है वो वाइट कलर की होती है, एंड इट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट। इसका आईयूसीएन स्टेटस कैसा है? एंडेंजर्ड है। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा देखिए, काजीनाग बारामूला में मिलता है, वैसे ही किश्तवाड़ नेशनल पार्क है हमारा, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। द किश्तवाड़ नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क लोकेटेड इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इंडिया। यहाँ पे आपको एक रिवर अगर आप मार्क करना चाहें तो आप एक मार्क कर सकते हैं कि ये जो इसके साथ एक एसोसिएटेड रिवर है, मारवा रिवर, राइट। सो ये उसके वेस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कुछ स्पीशीज हैं जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, बट यहाँ पे भी आप इनको देख सकते हैं। हिमालयन स्नोकॉक यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। ब्राउन बियर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्नो लेपर्ड। सो ये सारी स्पीशीज कैसी हैं? स्नो लेपर्ड का हमने देखा था, राइट। सो स्नो लेपर्ड का अगर हम देखें तो वनरेबल स्टेट में है करेंटली, ठीक है। यहाँ पे एंडेंजर्ड लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये एंडेंजर्ड नहीं है, वनरेबल स्टेट में है स्नो लेपर्ड, राइट। हिमालयन थार इंपॉर्टेंट है सर, हिमालयन थार इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ दिखता है। वेराइटी ऑफ डियर या गोट आप मान सकते हैं इसको, राइट। ये नियरली थ्रेटेंड, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियरली थ्रेटेंड। यहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, इसको हटा दीजिए थोड़ा सा। एंड मरखोर जो हम पढ़ के आ गए हैं, स्क्रू हॉर्न गोट, ये भी नियरली थ्रेटेंड है, राइट। सो हिमालयन थार और मरखोर जो है इस रीजन में क्या है? नियरली थ्रेटेंड है। तो ये भी याद रखिएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे हिमालयन थार एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियरली थ्रेटेंड, राइट। सो दीज वर द प्रोमिनेंट स्पीशीज जो हम अभी तक पढ़े ही हैं हमने। नॉर्दर्न रीजन की इंडिया में जो आपका हमने लद्दाख का रीजन पढ़ा, जिसमें हेमिस नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा, काजीनाग नेशनल पार्क पढ़ा हमने, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क पढ़ा, दाचिगम नेशनल पार्क पढ़ा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि इनके आसपास के जोग्राफिकल फीचर्स जो बहुत प्रोमिनेंट है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो ये जास्कर रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नॉर्थ में आपके लद्दाख रेंज है, नीचे आप जाएंगे तो ग्रेटर हिमालय आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दिस पिक्चर इज क्रेडिटेड, ठीक है। ये पिक्चर जो है वो कॉपीड है फ्रॉम दी जोग्राफिकल फीचर, जो एक पेज है आपका प्रोमिनेंट पेज है जो ऐसी इमेजेस डेवलप करी है इन्होंने, राइट। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। सिटी फॉरेस्ट हो गया, काजीनाग हो गया, और आपका किश्तवाड़ हो गया, दाचीगम हो गया, ये आपको कहाँ मिलेंगे? पीर पंजाल के नॉर्थ में, जो पीर पंजाल रेंज है आपकी उसके नॉर्थ में, और ग्रेटर हिमालय के सदर्न रीजन में आपको ये तीनों चारों नेशनल पार्क आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। काजीनाग, सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क जिसे बोला जाता है, दाचीगम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, राइट। सो ये आपको साथ साथ मार्क करते हुए चलना है। देख, पीर पंजाल यहाँ पड़ता है, ग्रेटर हिमालय, एक आइडिया अगर आपको लग जाएगा तो इससे आपके और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जास्कर रेंज कहाँ पे है, क्या इनकी क्रोनोलॉजी है, सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालयाज, देन पीर पंजाल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडिया का, जब हम फिजिकल डिवीजन जब हम पढ़ रहे होंगे कि कैसे माउंटेन रीजन्स जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। सो वहां पे भी हम इसको देखेंगे, बट अभी आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ये नेशनल पार्क्स के अराउंड कैसे माउंटेन रेंजेस जो है, प्रोमिनेंट रेंजेस जो आपको याद होनी चाहिए, जो आपको एक आइडिया होना चाहिए इनके बारे में, ये कुछ ऐसे दिखती है, राइट। सो दिस इमेज इज वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको एक रेफरेंस ले सकते हैं, राइट। ऑल्सो आज की क्लास में हम इन्हीं नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट में नेक्स्ट स्टेट का नेशनल पार्क्स देखेंगे, और फिर देन बाय द टाइम वी कंप्लीट ऑल दी नेशनल पार्क, ऐसे ही हम 107 नेशनल पार्क्स को कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो आप
के पास कोई और स्पीशीज जो आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, या आप को पता है कि इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है और इन नेशनल पार्क्स में पाई जाती हैं और ये अभी न्यूज में है, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट इट विल हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस लेक्चर, आप इसको उन डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन देम, राइट? सो अभी तक हमने देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट हमने नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, राइट? सो लद्दाख में एक ही है हेमिस नेशनल पार्क, राइट? सो इसको भी याद रखना है। देन नेशनल पार्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी, दैट ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये नोटिफाई करती है कि ये रीजन जो है वो नेशनल पार्क में आता है, ठीक है? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया होता है कंट्री में। कोई भी नेशनल पार्क क्या होगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है? इसको जो नेशनल पार्क किसके अंडर, किसके अंडर हम मेंशन करते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये याद रखिएगा। इस प्रोटेक्शन एक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी क्लास में, राइट? सो नेशनल पार्क के बारे में हमने डिस्कशन किया, देन वी सॉ कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, पर्पस क्या होता है, लीगल स्टेटस क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है? कोर फोकस क्या रहता है, राइट? एग्जाम्पल्स हमने कुछ देखे, टूरिज्म किस किस में अलाउड है, किस किस में नहीं है, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में भी हम बात करेंगे किसी दूसरी क्लास में, राइट? बट आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए इन सब के बीच में, राइट? इनमें हमने बायोस्फीयर रिजर्व कोर्स में, मतलब जोन्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे मिड जोन क्या होता है? कोर होता है, देन बफर, देन ट्रांजिशन, राइट? अकॉर्डिंगली इनके जो स्ट्रिक्टनेस है, स्ट्रिक्टनेस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट? कितनी ह्यूमन एक्टिविटीज किस जोन में अलाउड है, ये इन जोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कंजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड रिसर्च के काम आता है। यूनेस्को की जब बात की जाएगी तब हम बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है जिसके अंडर बायोस्फीयर्स को कैटेगराइज किया जाता है, आइडेंटिटी दी जाती है, राइट? देन किस जोन्स में टूरिज्म अलाउड होता है, किस जोन्स में नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार जैसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी बायोस्फीयर के हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिस इज समथिंग बेसिक, राइट? ये डिवीजन है, इसके बाद हम थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे इसी सीरीज में, राइट? तो अभी ऐसा नहीं है कि जो हमने यहाँ पे नेशनल पार्क्स कवर कर लिए हैं तो ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? इनसे रिलेटेड और दूसरे जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है या जोग्राफिकल रीजन है, हम धीरे धीरे हर एक क्लास में उनको लर्न करते हुए चलेंगे, ताकि कॉम्प्रीहेंसिवली आपको एक आइडिया हो जाए और जब आप पेपर में अटेम्प्ट करने जाएं तो आप रिटेन कर पाए इंफॉर्मेशन को। एक ही क्लास में हम सारी चीजें नहीं कवर करेंगे, राइट? सो ये हमने कैटेगरीज पढ़ी कि कैसे आईयूसीएन ने डिफरेंट एरियाज, टाइप्स ऑफ एरियाज डिवाइड किए गए हैं, राइट? कैटेगरीज के नंबर आपको याद होने चाहिए। नेशनल पार्क किस में फॉल करता है, देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज किस में फॉल करती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे स्ट्रिक्टनेस लेवल क्या होगा? कम होता चला जाएगा, राइट? देन हमने ये पढ़ा कि आईयूसीएन ने कैसे कैटेगरी डिवाइड की गई है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। कोई अगर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, तो उसके लिए हम XC2 कंजर्वेशन एफर्ट्स डालते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बनाते हैं, राइट? बॉटनिकल गार्डन्स बनाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट? एंडेंजर्ड स्पीसीज ये आपको याद रखना है, वनरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, ठीक है? तो आप जैसे जैसे ये 9 कैटेगरीज में आप राइट की तरफ जाते रहेंगे तो आपके कंसर्न कंजर्वेशन के वो कम होते चले जाएंगे। सो देयर आर 9 कैटेगरीज एंड 7 ऑफ देम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा, क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर रेड लिस्ट में डिफरेंट स्पीशीज को कैटेगराइज किया जाता है। हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था, राइट? तो आप वैसे याद रख सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थीम्स ऑन विच आईयूसीएन वर्क्स, ठीक है? आईयूसीएन डिफरेंट थीम्स के, मेराइन के ऊपर, इन्वायरमेंट पॉलिसीज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करता है, राइट? सो ये सारी कैटेगरीज हम यहाँ पे डिफरेंट थीम्स जो है वो डिफाइंड है। अगर आप चाहते हैं कि इनका ब्रेकडाउन मिले तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, राइट? सो ये जो पोर्शन है ये आपका ऑफिशियल साइट ऑफ आईयूसीएन से लिया गया है, राइट? मूविंग अहेड, आईयूसीएन और इंडिया का रिलेशनशिप देखा हमने। व्हाट इज आईयूसीएन, आईयूसीएन कब स्टैब्लिश हुआ था, किसके ऊपर वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए, कितने मेंबर्स हैं, राइट? सो ये सारी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये सब आपको पता होना चाहिए फॉर द पेपर। दीज आर द फैक्चुअल क्वेश्चंस व्हिच कैन
कम एनी टाइम इन योर पेपर, ठीक है। देन हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा कि कैसे फूड चेन सिर्फ एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट फ्लो को ही नहीं बताता है, बल्कि इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इन दी इकोसिस्टम ये भी बताता है, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम डिफरेंट दूसरे जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, दूसरी जो स्पीशीज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। हिमालयन मोनाल के बारे में याद रखिएगा, कश्मीरी स्टैग, हंगुल भी बोला जाता है इसे, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस सीरीज, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।